नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम शक वंश की उत्पत्ति, शक वंश के ऐतिहासिक स्रोत, शकों के प्रमुख अभिलेख, शककालीन शासन व्यवस्था, भारतीय संस्कृति में शक शासकों के योगदान और महत्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शक वंश की उत्पत्ति की बात करें तो मूलतः शक मध्य एशिया के स्किथी समुदाय की एक कबीलाई जाति थी। शकों का मूल निवास मध्य एशिया, वर्तमान में सीरिया के उत्तर में सीर नदी या सीर दरिया के पास का क्षेत्र था। वर्तमान में सीर नदी मध्य एशिया के किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान आदि देशों से बहती हुई अरल सागर में गिरती है। स्किथी लोग प्राचीन ईरानी भाषाएं बोलते थे। यानी कि जो शक थे वो स्किथी समुदाय की एक कबीलाई जाति थी, यानी कि ये स्किथी थे, लेकिन सभी स्किथी जो थे वो शक नहीं थे। स्किथी समुदाय में बहुत सारी कबीलाई जातियां आती हैं, जिनमें से शक एक जाति थी। इसके अतिरिक्त रामायण, महाभारत, पुराणों में भी शकों की उत्पत्ति से संबंधित वर्णन मिलता है। इसके अनुसार शकों का संबंध सूर्यवंशी राजा नरिश्यंत से रहा है। राजा सगर यानी कि सारगोन ने नरिश्यंत को उनके स्वेच्छाचारी आचरण के चलते राज्य से निष्कासित कर दिया था। बाद में राजा नरिश्यंत के वंशज ही शक कहलाए। शक वंश के ऐतिहासिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चीन के साहित्य, जो कि पानकुकृत सिएन हानसू यानी कि प्रथम हान वंश का इतिहास, और दूसरा है फान ए कृत हाउहानशु प्रवृत्ति हान वंश का इतिहास। ये दो चीनी साहित्य महत्वपूर्ण हैं साहित्यिक ग्रंथ। शकों की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में इनसे प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। चीनी साहित्यों में शकों के यूची, हुण तथा पार्थियन जाति के साथ संघर्षों तथा उनके पलायन की जानकारी मिलती है। यूची मतलब कुषाण, यानी कि शकों का कुषाण, हुण और पार्थियन जाति से जो संघर्ष चला और उसकी वजह से शकों का जो पलायन हुआ, उसकी जानकारी चीनी साहित्यों से हमें मिलती है। चीनी साहित्यों में शकों को सई या सईवांग कहा गया है, जबकि ईरानी यूनानी साहित्यों में शकों को सीथियन कहा गया है। और अगर हम बात करें भारतीय साहित्य की तो उनमें इन्हें शक नाम से वर्णित किया गया है। अन्य ऐतिहासिक स्रोत हैं मथुरा के राजकीय संग्रहालय में मूर्तियां, स्तंभ, सिंह शीर्ष स्तंभ, मुद्रा आदि। रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ शिलालेख और अंधो कच्छ की खाड़ी का शिलालेख, नहपान के नासिक एवं जुन्नार गुहालेख आदि। पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ तथा गार्गी संहिता, विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, बाणभट्ट कृत हर्षचरित, राजशेखर कृत काव्य मीमांसा, जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक, ये सभी जो हैं शक वंश के ऐतिहासिक स्रोत हैं, जिनसे हमें शक वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। शकों के प्रमुख अभिलेख, पहला है राजउल या राजुल का मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभलेख, दूसरा षोड़ाश का मथुरा दानपत्र लेख, नहपान कालीन नासिक के गुहालेख, नहपान कालीन जुन्नार का गुहालेख, उषावदात का नासिक गुहालेख। उषावदात नहपान का सेनापति और दामाद था। रुद्रदामन का अंधो कच्छ की खाड़ी का लेख, रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ का लेख और गोंडो फर्नीज का तख्ते बही लेख, जो कि पेशावर के यूसुफ जई क्षेत्र से मिला है। ये प्रमुख अभिलेख हैं जिनसे शकों के विषय में ऐतिहासिक और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। शककालीन शासन व्यवस्था की बात करें तो शक शासन प्रणाली में सर्वोच्च स्थान राजा का होता था। राजा को देवतुल्य माना जाता था और राजा के पास प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित थे। राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए एक अमात्य मंडल की नियुक्ति की जाती थी। अमात्य मंडल के अंतर्गत विभिन्न विभाग होते थे और प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली एवं दायित्वों के लिए अमात्य मंडल सीधे उत्तरदायी होता था।
साम्राज्य को प्रांतों या क्षत्रपों में विभाजित किया गया था और इन प्रांतों का संचालक महाक्षत्रप कहलाता था। प्रांतों को अधिष्ठान, आहार, जनपद तथा विषय में विभाजित किया गया था। शक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम प्रधान को उत्तरी भारत में ग्रामीण और दक्षिणी भारत में मुलुक कहा जाता था। नगर निकायों को निगम कहा जाता था। ऐसे नगर या निगम जिनमें प्रशासक, क्षत्रप आदि निवास करते थे उन्हें अधिष्ठान कहा जाता था। राजा द्वारा जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे, किंतु करों की दरों को सुविधानुसार और आसान रखा गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शकों का शासन एक स्वस्थ शासन था। उनकी नीतियां उदार थी और कर प्रणाली आसान थी। शक स्वेच्छाचारी न होकर उदार और सहिष्णु थे। स्वेच्छाचारी मतलब वे तानाशाही नहीं थे। शकों का भारतीय संस्कृति में योगदान एवं महत्व की अगर हम बात करें तो मथुरा में मिले अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को अपना लिया था। उनमें से कुछ बौद्ध, कुछ जैन तथा अधिकांश शैव मत के अनुयायी हो गए थे। इन्होंने नए प्रकार के सिक्के जारी किए। उनके अनेक सिक्कों पर बाण, चक्र, वज्र, सिंहध्वज तथा धर्म चक्र के चिन्ह प्राप्त होते हैं। नासिक के शकों ने वैदिक धर्म अपनाया था। राजा नहपान की पुत्री दक्षमित्रा और उसका दामाद उषावदात दोनों ही वैदिक धर्म के अनुयायी थे। शकों ने भारतीय लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और लोगों को जातीयता तथा सांप्रदायिकता की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे धीरे धीरे भारतीय शासन और समाज के अभिन्न अंग बन गए। शकों ने भारतवर्ष की संस्कृत भाषा को प्रचार प्रसार की भाषा बनाया। रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ लेख संस्कृत में लिखा गया है। अतः शकों ने भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत के विकास में योगदान दिया था। रुद्रदामन वैदिक धर्म का अनुयायी था। उसे संस्कृत साहित्य और भाषा से अत्यधिक प्रेम था। शकों ने अपने कार्यों तथा क्रियाकलापों को मौर्य युगीन शिलालेखों की भांति गुहालेखों, ताम्रपत्रों, शिलालेखों आदि के द्वारा सुरक्षित किया और साथ ही शकों ने कभी भी किसी ऐतिहासिक शिलालेख तथा तथ्यों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की और ना ही उन्होंने उन्हें नष्ट ही किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य भारत में छठ पूजा को प्रारंभ करने वाले शक ही थे और भारत में सूर्य पूजा शक द्वीप के मागी पुरोहितों द्वारा आरंभ की गई थी। शक द्वीप के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है क्षेत्र, उसमें आते हैं पूर्वी ईरान, बलोचिस्तान और सिस्तान, ये उसमें शामिल थे। तो ऐसा हमें उल्लेख मिलता है कि सूर्य पूजा जो भारत में शुरू की गई थी वो शक द्वीप के मागी पुरोहितों द्वारा आरंभ की गई थी। इसका वृतांत हमें महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 11 में मिलता है, जहाँ शकों के 4 प्रकारों मग, मशक, मंदग और मनहास का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण में भी शक द्वीपी मागी पुरोहितों के सूर्य पूजा में सिद्ध हस्त होने की कहानी का वर्णन मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, सामान्य जानकारी जो शक शासकों के विषय में थी, शक साम्राज्य के विषय में थी। अगली वीडियो में हम शक शासकों और उनके साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शक शासक हुए, कौन कौन सी इनकी शाखाएं थी और उन शाखाओं में कौन कौन प्रमुख शासक थे। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.